हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एंड गोल। तो फ्रेंड्स, ये 7वां प्रैक्टिस सेट हम लोग हल कर रहे हैं। इसके पहले हमने 6 प्रैक्टिस सेट हल कर लिए हैं। इसमें से हम हिंदी वाला पोर्शन हल करेंगे और जो हमने 6 जो टेस्ट लगाए हैं उनमें से हिंदी है, जीएस है, कंप्यूटर है और जो यूपी वाला पोर्शन रहता है वो सारा जो है हमने हल किया है सारे सेक्शंस में। तो उसको भी आप ज़रूर हल करेंगे, क्योंकि उससे आपको सिर्फ प्रैक्टिस ही नहीं होगी बल्कि बहुत सारा कंटेंट जो है, जो कि आयोग जैसा पूछता है उसी के तर्ज पे बहुत सारा कंटेंट आपको मिलेगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए शुरू कर लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सा समूह सही नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर पहला दिया है, देखिए ओष्ठ। मतलब ये पूछ रहा है कि जो उच्चारण स्थान होते हैं तो उच्चारण स्थान में यहाँ पर कौन सा विकल्प जो है सही नहीं है। जैसे ओष्ठ है, मतलब ओष्ठ से बोलने जाने वाले जो अक्षर हैं उनमें से क्या ये हैं, देखिए कौन से अक्षर, तो पा, मा, बा और भा। तो क्या ये ओष्ठ से बोले जाते हैं। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर दिया है, देखिए कंठ, और कंठ से का, खा, गा, घा। फिर इसके बाद देखिए दिया है मूर्धन्य, मूर्धन्य से दिया है चा, छा, जा, झा। फिर दिया है वतर्ष्य, वतर्ष्य से दिया है ना, ला, रा, सा। और फिर है ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा विकल्प जो है वो गलत है। तो देखिए यहाँ पर जो सी विकल्प दिया है मूर्धन्य, मूर्धन्य चा, छा, जा, झा जो दिया है ये गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए जो यहाँ पर चा, छा, जा, झा है ये किससे बोला जाता है, ये बोला जाता है तालु से, यानी तालब वर्ण है ये। क्योंकि हमने इसके पहले भी पढ़ा होगा, इचुएसा नाम तालु हमने पढ़ा है। तो इचुएसा नाम तालु का मतलब ये होता है ई, और चू का मतलब चा वर्ग, यानी चा, छा, जा, झा ये सब किससे बोले जाते हैं, इचुएसा नाम तालु, तालव्य होते हैं, ना कि ये मूर्धन्य होते हैं। बाकी यहाँ पर देखिए ओष्ठ से सही है। ओष्ठ के लिए हमारे पास सूत्र था उपुहा पद्मनिया नाम ओष्ठ हो, मतलब उ और पा वर्ग पूरा, तो पा, फा, बा, भा ये सब इस तरह से। और देखिए कंठ, कंठ के लिए क्या होता है, अकुहा विसर्जीय नाम कंठा, यानी आ, कु मतलब का वर्ग, और हा और विसर्ग ये सब किससे बोले जाते हैं, कंठ से बोलते हैं। कु का मतलब का वर्ग है यहाँ पर। तो ये इस प्रकार से, तो यहाँ पर देखिए ये जो है मूर्धन्य और चाचा जाजा दिया है ये यहाँ पर गलत है, और गलत ही हमें क्या करना था कि ढूंढना था। अगला देखिए प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि रा का विवरण है, मतलब जो रा वर्ण है यहाँ पे, रा वर्ण का विवरण किस प्रकार से है, कौन से विकल्प में रा वर्ण का विवरण सही दिया है। ऑप्शन देखिए पहला दिया है यहाँ पर वतर्ष, लुंठित, सघोष, अल्पप्राण व्यंजन। दूसरा यहाँ पर विकल्प दिया है वतर्ष, पार्श्विक, सघोष, महाप्राण व्यंजन। तीसरा विकल्प दिया है वतर्ष, संघर्षी, अघोष, अल्पप्राण व्यंजन। चौथा दिया है वतर्ष, स्पर्श, सघोष, महाप्राण व्यंजन। और फिर ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए पहला विकल्प जो है ये सही है। तो देखिए क्या है कि वतर्ष है, रा, लुंठित है। ये अधिकांशतः बहुत सारे एग्जामों में ये सीधे सीधे पूछ लेता है कि रा कैसा वर्ण है, या फिर पूछ लेता है कि निम्नलिखित दिए गए वर्णों में से लुंठित वर्ण कौन सा है। तो ये रा कैसा है, लुंठित है। सघोष है, देखिए दो तरह के होते हैं वर्ण, सघोष और अघोष, तो इसमें सघोष है। अल्पप्राण व्यंजन, अल्पप्राण और महाप्राण दो तरह के होते हैं, तो ये अल्पप्राण है। और इसकी बाकी जो डिस्क्रिप्शन अगर देखिए आप जानना चाहते हैं तो ये तो आप कोई अगर बुक पढ़ रहे होंगे तो बुक से भी देख लीजिएगा, नहीं तो हमने जो PYQ पूरा डिस्कस किया है, तो PYQ में शुरुआती के ही जो लेक्चर हैं जिनमें हमने वर्ण स्थान और ये मतलब चैप्टर पढ़े हैं, उच्चारण स्थान वगैरह, तो वहाँ पर ये इसको हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ाया है, तो वहाँ से भी देख सकते हैं। तो ये इसमें से पहला विकल्प जो है रा के लिए सही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है। यहाँ पर देखिए चिन्ह दिए गए हैं 4 और पूछ रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है। तो पहला देखिए ये दिया है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये। तो यहाँ पर देखिए पहला वर्ण जो है ये इस प्रकार से हाशिए जैसा चिन्ह होता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। यहाँ पर देखिए दूसरा ये दिया है, ये ठीक है, तो ये पूर्ण विराम के नीचे ये डॉट जैसा लगता है, तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं विस्मयादि बोधक। फिर देखिए ये कॉमा दिया है ना, कॉमा को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं अल्प विराम। और यहाँ पर देखिए सेमी कॉलन दिया है, सेमी कॉलन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अर्ध विराम। तो ये है देखिए अल्प विराम, ये है अर्ध विराम, और अगर इस तरह होता तो यहाँ इसको कहते थे पूर्ण विराम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक ये है, ये पहला विकल्प यहाँ पर सही है।
अगला देखिए प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। वाक्य यहाँ पर दिए गए हैं 4 और इनमें से बता रहा है कि भाई बताओ कौन सा अशुद्ध है। ऑप्शन देखिए, पहला दिया है इतना तेज क्यों चल रहे हो और क्वेश्चन मार्क। फिर दूसरा है कितना सुंदर चित्र है यह, और फिर दिया है यहाँ पर एक्सक्लेमेशन यानी कि विस्मयादिबोधक चिन्ह। अगला ऑप्शन दिया है हमने बहुत आम खाए। अगला दिया है ये पत्र किसने लिखे हैं। फिर है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा विकल्प सही है, इसमें से गलत है देखिए, और गलत वाला ही हमें बताना है। तो बी विकल्प देखिए, कितना सुंदर चित्र है यह, ये ना हो के इसको क्या होना चाहिए था, यह कितना सुंदर चित्र है, ऐसे होना चाहिए था वाक्य, तब ये सही होता। तो यहाँ पर बी विकल्प जो है ये सही है। अगला देखिए, प्रश्न पूछ रहा है कि आजकल अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्छृंखलता आती है, रेखांकित शब्द को शुद्ध करें। तो यहाँ पर देखिए उच्छृंखलता हमें शब्द ढूंढना है कि भाई कैसे लिखा जाएगा। वाक्य और वर्तनी शुद्धि से ये प्रश्न है। अब देखिए यहाँ पर ये 4 विकल्प दिए हैं फ्रेंड्स, तो इसमें से देखिए सी विकल्प को देखिए, ये उच्छृंखलता, ये विकल्प जो है सही है। तो उच्छृंखलता ऐसा यहाँ पर लिखे जाएगा। इसको आप लिख के, समझ के, देख के अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर भाई आएगा तो हम इसको क्या कर लेंगे, सही कर लेंगे। अगला देखिए प्रश्न है, निम्न में संज्ञा शब्द है। तो ये यहाँ पर देखिए दिए गए हैं विकल्प और इनमें से बताना है कि संज्ञा कौन सा है इनमें से। ऑप्शन देखिए दिया है हरा, दूसरा पतला, तीसरा सभा, चौथा यहाँ पर गहरा, और फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से संज्ञा कौन है, देखिए संज्ञा है इसमें सभा। ये सभा जो है संज्ञा शब्द है। और देखिए यहाँ पर देखिए ये सारे विशेषण है, देखिए हरा, पतला, गहरा, और ये सभा जो है ये संज्ञा शब्द है। संज्ञा में भी कैसी संज्ञा है, ये है समूहवाचक संज्ञा, क्योंकि सभा लोगों के समूह को इंडिकेट करती है, इसलिए ये क्या हो गया, एक प्रकार से यहाँ पर हो गया समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा के अगर हम और भी विकल्प वो देखें, उदाहरण देखें, तो जिसमें जैसे सेना है, स्कूल के में देखिए क्लास होती है वो भी है, पुलिस है, परिवार है, समिति है, ये सब कैसे हैं, ये सब यहाँ पर हमारे एक समूह को बता रही होती हैं, इसलिए ये समूहवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल्स हैं। अगला देखिए प्रश्न है, जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन देखिए संबंधवाचक सर्वनाम, दूसरा ऑप्शन दिया है पुरुषवाचक सर्वनाम, तीसरा ऑप्शन दिया है निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा ऑप्शन यहाँ दिया है निजवाचक सर्वनाम। तो देखिए जो सर्वनाम वक्ता यानी जो बोल रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, श्रोता जैसे आप सुन रहे हैं, है ना, ये वीडियो सुन रहे हैं, ऑडियो सुन रहे हैं, तो मैं हो गया श्रोता, मैं हो गया वक्ता, आप हो गए श्रोता। और किसी अन्य के बारे में, हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं मान लीजिए उसके बारे में, इसको जो डिनोट करता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम जो है 3 तरह के होते हैं। इसमें से पहला होता है देखिए जो इसका सर्वनाम का जो प्रकार है, पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रकार है, उसको कहते हैं हम उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष वो होता है जो कहता है, जैसे मैं कह रहा हूँ तो मैं क्या हो गया, मैं यहाँ पर उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। आप सुन रहे हैं तो जो आप सुन रहे हैं तो आप हो गए मध्यम पुरुष, ठीक है। जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए कि इस विशेषण के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, या मान लीजिए हम राम, रहीम, किसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं यहाँ पर अन्य पुरुष, ठीक है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम 3 प्रकार के हमने देखा, वक्ता जो कि उत्तम पुरुष का होता है, मध्यम पुरुष जो श्रोता होता है, अन्य पुरुष में आते हैं जिसके बारे में बात की जा रही होती है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगला देखिए प्रश्न पूछ रहा है, निम्न में विशेषण क्या है, विशेषण शब्द है। तो यहाँ पर शब्द दिए हैं और कह रहा है कि इनमें से बताओ विशेषण कौन सा शब्द है। तो देखिए ऑप्शन दिए हैं यहाँ पर लड़कपन, दूसरा है उचित, तीसरा है यहाँ पर कठोरता, फिर है घबराहट, और फिर है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से विशेषण शब्द जो है ये उचित है, अर्थात ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सही होगा। बाकी देखिए जो यहाँ पर लड़कपन, कठोरता और घबराहट ये जो दिए हैं ये भाववाचक संज्ञा हैं, ये क्या है, भाववाचक संज्ञा हैं, और विशेषण रूप में यहाँ पर उचित शब्द है, अर्थात बी विकल्प यहाँ पर ठीक है, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न पूछ रहा है,
पढ़ रहा था, इसमें कौन सी क्रिया है। अब देखिए प्रश्न ये बहुत बढ़िया है फ्रेंड्स, प्रश्न इसी प्रकार से लगभग आयोग फ्रेम करता है। और हमने चूँकि देखिए 2025 में भी जो कई एग्ज़ाम कराए गए थे उनकी जो आंसर की आई थी उसके आधार पर हमने कई सारे सेट भी आपको हल कराए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाके देखिएगा, तो उनके जो प्रश्नों के प्रारूप हैं लगभग ऐसे ही हैं, ठीक है। तो आप अगर चाहें तो उसको भी देख लीजिएगा, और ये तो आप पढ़ते ही रहिए। तो देखिए हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है पढ़ रहा था, इसमें कौन सी क्रिया है, क्रिया का रूप पूछ रहा है। ऑप्शन देखिए दिया है संयुक्त क्रिया, दूसरा है सामान्य क्रिया, तीसरा है पूर्णकालिक क्रिया, चौथा दिया है यहाँ पर असामान्य क्रिया, और फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर ये जो क्रिया है ये है संयुक्त क्रिया, क्योंकि देखिए पढ़ रहा, ये मतलब जब क्या होता है कि दो क्रियाएं मिल जाती हैं तो उसमें वहाँ पर संयुक्त क्रिया बनती है। तो इसमें से देखिए पढ़ना हो गया और रहा हो गया, तो ये दो क्रियाएं मिलके पढ़ रहा था बना रहा है, इसलिए जो है यहाँ पर क्रिया है ये कौन सी है, संयुक्त क्रिया है। अगला देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है भाई, प्रश्न देखिए यहाँ पर है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। ये दिए गए शब्दों में से हमें बताना है कि पुल्लिंग शब्द कौन सा है। अब देखिए यहाँ पर पहला शब्द दिया है संकल्प, दूसरा लज्जा, तीसरा घटना, चौथा दिया है प्रार्थना, और फिर ऊपर में से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए संकल्प शब्द जो है ये कैसा शब्द है, पुल्लिंग है, क्योंकि जैसे हम कहें इसको, और इसकी देखिए तरीका क्या होता है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग जानने के लिए इसको किसी वाक्य में प्रयोग करिए शब्द को। जैसे ही शब्द को आप वाक्य में प्रयोग करते हैं तो जो पूरा सेंटेंस होता है उसके लय से हमें समझ में आ जाता है ये स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है। जैसे संकल्प लिया जाता है ना, जैसे हम ये कह दें कि रामू ने संकल्प लिया कि मैं 2 घंटे पढ़ाई करूँगा, तो अब ये संकल्प लिया तो कैसा हो गया, पुल्लिंग हो गया। बाकी अन्य को भी देखिए, जैसे लज्जा, जैसे उसको लज्जा आती है, देखिए स्त्रीलिंग हो गया। घटना हो गई है ना, स्त्रीलिंग हो गया। प्रार्थना, मैंने सुबह प्रार्थना की, स्त्रीलिंग हो गई। तो इस प्रकार से प्रयोग करके आप जाएंगे कि संकल्प जो है कैसा है, यहाँ पर पुल्लिंग है। अगला प्रश्न देखिए, मोहिनी ने चिड़ियाघर में पक्षी देखे, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। रेखांकित शब्द कौन सा है यहाँ पर, पक्षी। तो हमें बताना है भाई पक्षी में कारक कौन सा है। ऑप्शन देखिए दिए हैं यहाँ पर, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, और ऊपर में से कोई नहीं। तो यहाँ पर पक्षी देखे कौन सा कारक है, यहाँ पर है देखिए अपना कारक कर्म को, यानी कि करण कारक। कैसे, देखिए मोहिनी ने चिड़ियाघर में पक्षियों को देखा, है ना। तो अगर आप इसका कर्ता ने, कर्म को, इस तरह से अगर यहाँ पर इसको पढ़ के देखेंगे तो भी कर्म को, किसको देखा, पक्षियों को देखा, तो कर्म कारक यहाँ पर मौजूद है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से तड़ाग शब्द का तद्भव शब्द कौन सा है। तो तड़ाग शब्द है, इसका हमें बताना है कि तद्भव क्या होगा। ऑप्शन दिए हैं देखिए तृण, दूसरा ऑप्शन तीक्ष्ण, तीसरा है तालाब, चौथा है यहाँ पर तुंद। तो देखिए तड़ाग का मतलब क्या है, तालाब, है ना। तो तड़ाग शब्द जो है ये तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो सीधे अपनी जो मदर लैंग्वेज होती है उससे लिए जाते हैं। जैसे संस्कृत से जो सीधे हम लेते हैं तो वो तत्सम कहलाते हैं, और जो विकृत रूप में हमारे सामने मौजूद हैं उनको हम कहते हैं तद्भव शब्द। तो यहाँ पर तालाब शब्द क्या है, तड़ाग का तद्भव रूप है। अगला देखिए, प्रश्न पूछ रहा है नीचे लिखे मुख्य शब्द के 4 अर्थ दिए गए हैं, सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये शब्द दिया गया है प्रतिघात, और इस प्रतिघात का सही अर्थ, उपयुक्त अर्थ कौन सा है। ऑप्शन देखिए दिया है चोट के बदले चोट, दूसरा ऑप्शन दिया है भारी चोट, तीसरा हत्या, चौथा दिया है उल्टे हाथ से चोट, और फिर दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो प्रतिघात शब्द दिया है इसका मतलब होता है चोट के बदले चोट, है ना, प्रतिघात करना, है ना, घात का प्रतिघात। अगर कोई हम पे चोट कर रहा है हम भी उस पे चोट कर देते हैं तो इसे प्रतिघात कहते हैं। अगला देखिए प्रश्न है, एक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का रूप क्या है। एक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का रूप क्या है, यही सप्ताह शब्द है, उस सप्ताह शब्द में आप एक प्रत्यय लगाएंगे तो कौन सा शब्द बनेगा। ऑप्शन देखिए साप्ताहिक, दूसरा यहाँ पर दिया है साप्ताहिक, तीसरा है साप्तहिक, और चौथा दिया है सप्तहिक, फिर ऊपर में से कोई नहीं। तो देखिए इसमें से जो सप्ताह है, सप्ताह में यदि आप एक प्रत्यय लगा दें तो एक प्रत्यय लगाने से क्या बनेगा, साप्ताहिक, अर्थात विकल्प बी जो है यहाँ पर सही है। अगला देखिए प्रश्न पूछ रहा है कि भाई बर्बर का विलोम बताओ, कि बर्बर का विलोम क्या होगा। ऑप्शन देखिए दिए हैं दुर्बल, निर्मल,
सुंदर, सभ्यता और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बर्बर का विलोम क्या होता है? उपयुक्त में से कोई नहीं विकल्प सही हो, क्योंकि बर्बर का विलोम जो होता है वो होता है सभ्य, है ना। बर्बर का उल्टा जैसे कोई जैसे ना कहते हैं बर्बर सभ्यता है और दूसरी क्या है सभ्य सभ्यता है, तो बर्बर का विलोम क्या होता है? सभ्य होता है, ठीक है। इसी तरह से पुरुष के बारे में भी कहते हैं वो बड़ा बर्बर पुरुष है और कह देते हैं वो बड़ा सभ्य पुरुष है, ठीक है। बाकी देखिए जैसे दुर्बल होता है तो दुर्बल का विलोम क्या होता है? सबल होता है। फिर यहाँ पर देखिए जैसे ये दिया है निर्मल, निर्मल का क्या होता है? मलिन होता है, ठीक है। और भाई सुंदर का क्या होता है? कुरूप होता है उल्टा। और यहाँ पर देखिए सभ्यता अगर बात करें तो सभ्यता मतलब एक शब्द है ये उस तरह है, सभ्यता या सभ्य का असभ्य होता है वो अलग चीज़ है। तो यहाँ पर देखिए बर्बर का जो क्या होगा कि सभ्य होगा उल्टा, ठीक है। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? समुद्र का पर्यायवाची इनमें से कौन नहीं है? ऑप्शन देखिए अम्बुद, दूसरा है पारावार, तीसरा है अर्णव, चौथा है पयोधि और फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो पहला विकल्प दिया है अम्बुद, अम्बुद जो है ये पर्यायवाची है किसका? बादल का। किसका है? बादल का है और ये समुद्र का नहीं है। बाकी देखिए यहाँ पर जैसे पारावार है, अर्णव है, पयोधि है, ये सब क्या हैं? समुद्र के हैं। इसके साथ साथ में देखिए सागर है, अम्बुधि है, उदधि है, जलधि है ना, नदीश भी कहते हैं इसको और नीरनिधि भी कहते हैं, अर्णव तो कहते ही हैं। तो ये सारे क्या हैं? ये समुद्र के पर्यायवाची हैं। अगला देखिए इनमें मूक का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है? मूक शब्द है, इस मूक शब्द का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है ये बताना है। ऑप्शन देखिए गूंगा, चुप, शांत, विवश और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से देखिए जो अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है इसका, वो नहीं है देखिए शांत, ठीक है। शांत जो है मूक का अनेकार्थक शब्द नहीं है। बाकी देखिए मूक को और क्या क्या कहते हैं, कह सकते हैं आप? गूंगा कह सकते हैं, चुप कह सकते हैं, विवश कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन शांत यहाँ पर नहीं कहेंगे। इस प्रकार से मूक का अनेकार्थक शब्द शांत नहीं है। विकल्प सी यहाँ पर सही है। अगला देखिए प्रश्न है युग्म शब्द की कौन सी जोड़ी सही है? यहाँ पर युग्म शब्द क्या होते हैं? देखिए युग्म शब्द वो शब्द होते हैं जिनको उच्चारण करने में लगभग समान होते हैं और उनकी जो वर्तनी होती है, स्पेलिंग होती है, वो भी ज़्यादा डिफरेंट नहीं होती है, उनको हम कहते हैं युग्म शब्द। तो इनमें से देख हमें बताना है कि युग्म का शब्द जो है कौन सा यहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पर दिया है न्याय, अन्याय, दूसरा दिया है धरा, पृथ्वी, तीसरा दिया है अचल, अचला, चौथा दिया है मान, अपमान। तो देखिए ये जो यहाँ पर विकल्प दिया है अचल और अचला, ये क्या है कि यहाँ पर युग्म शब्द है, क्योंकि अचल और अचला देखिए इनकी जो यहाँ पर देख रहे हैं लिखने में यानी वर्तनी भी इनकी ज़्यादा भिन्न नहीं है, लेकिन इनके अर्थ जो है काफ़ी भिन्न है। क्योंकि देखिए अचल का मतलब होता है स्थिर और अचला कहते हैं किसको? पृथ्वी को, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्या है कि यहाँ पर युग्म शब्द हैं। बाकी अन्य शब्द देखिए जैसे न्याय, अन्याय विपरीत शब्द हो गए, विलोम हो गया, धरा और पृथ्वी ये पर्यायवाची हो गए, मान, अपमान ये भी यहाँ पर विलोम हो गया, लेकिन यहाँ पर अचल और अचला क्या है? यहाँ पर युग्म शब्द हैं। अगला देखिए प्रश्न है किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? तो यहाँ पर देखिए वाक्यांशों के लिए एक शब्द दिए गए हैं और बताना है कि कौन सा इसमें सार्थक नहीं है यानी कि गलत है। ऑप्शन देखिए दिए हैं। पहला ऑप्शन है जल में जन्मने वाला, तो इसको कहते हैं जलज। तो क्या ये ठीक है? तो भाई ये बात ठीक है, क्योंकि जो जल में जन्मता है उसको जलज कहते हैं। हमें ढूंढना है कौन सा गलत है, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर दिया है इसी ऑप्शन अगले ऑप्शन में जहाँ केवल रेत ही रेत हो उसे कहते हैं मरुस्थल, ये भी बात ठीक है भाई। अगला देखिए अनुचित बात के लिए आग्रह, क्या इसे दुराग्रह कहते हैं? हाँ इसे दुराग्रह कहते हैं, ये भी सही है। जो सब कुछ जानता है क्या उसे बहुज्ञ कहते हैं? जो सब कुछ जानता है उसको कहते हैं सर्वज्ञ। क्या कहते हैं? सर्वज्ञ। और जो बहुत कुछ जानता हो उसको बहुज्ञ कहते हैं। तो ये यहाँ पर गलत हो गया, इसी को हमें क्या करना था? ढूंढना था। अगला देखिए यहाँ पर देखिए शब्द दिया है श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या है? तो भाई श्रद्धानंद है, इसका संधि विच्छेद हमें बताना है कि संधि विच्छेद क्या है। ऑप्शन देखिए यहाँ पर इन्होंने दे रखा है। पहला ऑप्शन में दिया है श्रद्धा प्लस नंद, दूसरा ऑप्शन दिया है श्रद्धा प्लस आनंद, तीसरा दिया है श्रा प्लस ध्यानंद और चौथा दिया है श्रद्ध धन आनंद और फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से देखिए दूसरा विकल्प देखिए श्रद्धा प्लस आनंद। तो श्रद्धा धन आनंद जो है ये कैसा है? ये यहाँ पर श्रद्धानंद का सही विच्छेद है, संधि विच्छेद।
और ये क्या है कि दीर्घ स्वर संधि है, क्योंकि इसके देखिए स्वर संधि में क्या होता है, दीर्घ स्वर संधि जो होती है उसमें से भाई वर्णों को मिला के दीर्घ बनाते हैं। तो यहाँ पर श्रद्धानंद में कैसा है, यहाँ पर देखिए इससे बड़ा आ निकला और इससे बड़ा आ निकला और मिलके बना गया बड़ा आ, तो ये बन गया श्रद्धा प्लस आनंद यानी श्रद्धानंद हो गया। अगला देखिए प्रश्न है, किस युग्म में अशुद्धि है। यहाँ पर देखिए समास दिए हैं और समास के यहाँ पर एक एक एग्जाम्पल दिए हैं और बताना है, पूछ रहा है कि बताइए कौन सा गलत है। पहले ऑप्शन में देखिए दिया है दाल रोटी, तो क्या दाल रोटी द्वंद्व समास है, ठीक है ये भाई ये द्वंद्व समास है। अगला देखिए सतसई, सतसई में क्या द्विगु समास है, ये भी ठीक है। अगला देखिए आजन्म, इसमें क्या अव्यय भाव समास है, हाँ ये भी ठीक है। प्रतिवर्ष क्या कर्मधारय समास है, नहीं ये कर्मधारय नहीं है, ये भी अव्यय भाव है, इसलिए यही विकल्प हमारा सही होगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखिए आजन्म अव्यय भाव है, सतसई जो है द्विगु है और दाल रोटी जो है द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है। ऑप्शन देखिए दिया गया है यहाँ पर, यज्ञदत्त देवदत्त को व्याकरण पढ़ाता है। अगला दिया है वह उड़ती हुई चिड़िया पहचानता है। अगला ऑप्शन दिया है उसमें न पत्ते थे न फूल थे। अगला देखिए दिया है मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा प्रबंधन या अच्छा प्रबंध है या अच्छा राज प्रबंध है। तो ये देखिए इसमें से यही विकल्प जो है सही है। इसमें क्या होता है कि एक तो साधारण वाक्य होता है, दूसरा वाक्य जो होता है इसका आश्रित वाक्य होता है, वहीं पे ये संयुक्त वाक्य होता है। तो इस प्रकार से डी विकल्प जो है यहाँ पर सही है। अगला देखिए भाई प्रश्न दिया है, 23वां प्रश्न है अपना। 23वां प्रश्न क्या बोल रहा है कि विस्मय स्थायी भाव किस रस का है। विस्मय जो स्थायी भाव है किस रस का है, ये प्रश्न है। ऑप्शन देखिए दिया है हास्य, दूसरा ऑप्शन शांत, तीसरा अद्भुत और फिर दिया है बीभत्स और फिर दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो विस्मय है, विस्मय जो है ये किसका, यहाँ पर अद्भुत जो है ना, यानी विस्मय स्थायी भाव है किस रस का, अद्भुत रस का। तो अद्भुत रस का विस्मय स्थायी भाव होता है, सी विकल्प यहाँ पर सही है। अगला देखिए 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती थी, इसमें से बताना है भाई अलंकार कौन सा है। अब देखिए इस तरह के बहुत सारे प्रश्न हमने कई बार क्या हर जो भी हम टेस्ट लेते हैं एक अलंकार का प्रश्न उसमें रहता ही है, ठीक है। अब देखिए तो भाई इसमें से 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती थी, इसमें बताइए कौन सा अलंकार है। ऑप्शन देखिए दिया है अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, श्लेष अलंकार, रूपक अलंकार और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सही है अपना उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये है यमक अलंकार का उदाहरण। किसका है, यमक। कैसे, देखिए 3 यमक अलंकार क्या होता है, जिसमें से एक ही जो शब्द है एक से अधिक बार आता है और उसका अर्थ जो है अलग अलग होता है दोनों बार। जैसे 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती थी। अब इसमें देखिए 3 बेर का मतलब है जो प्लम होते हैं, बेर होते हैं ना, तो वो 3 ठो बेर ये है, ठीक है। और कितनी बार खाती थी, वो 3 बार खाती थी, यानी एक बार 3 बेर खा लिए, फिर दोबारा खा लिए, फिर 3 बार तीसरा खा लिए। तो इस प्रकार से ये देखिए 3 बेर ये अलग अर्थ बता रहा है, 3 बेरों को बता रहा है, और ये 3 दफ़ा को बता रहा है कि 3 दफ़ा खाती है वो, ठीक है। इसलिए दोनों में क्या है भाई अलग अलग अर्थ हो गए और फिर ये यमक अलंकार हो गया यहाँ पे। अगला देखिए प्रश्न है कच्ची गोलियाँ खेलना, मुहावरे का सही अर्थ बताइए। तो कच्ची गोलियाँ खेलना, इसका मुहावरे का सही अर्थ क्या है। देखिए ऑप्शन दिए है कंचे खेलना, दूसरा है गोली खाना, तीसरा है अनुभव होना, चौथा है ध्यान देना और फिर है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए कच्ची गोली खेलना क्या है कि इसमें से जो विकल्प हमारा सही है डी विकल्प, ई विकल्प सही है, क्योंकि कच्ची गोली खेलने का मतलब क्या होता है, अनुभव ना होना, ठीक है। अब अगर यहाँ पर कह देता कि कच्ची गोलियाँ ना खेलना, इसका मतलब हो जाता अनुभव होना। तो कच्ची गोलियाँ खेलना मतलब अनुभव ना होना, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न है अपना आधे अधूरे किस विधा की रचना है। तो आधे अधूरे जो है ये किस विधा की रचना है। ऑप्शन देखिए दिया है कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास। तो आधे अधूरे जो है ये मोहन राकेश द्वारा रचित जो है एक नाटक है। तो इसकी विधा कौन सी हो गई, नाटक हो गई, ठीक है। आधे अधूरे क्या है, नाटक है जो कि मोहन राकेश द्वारा रचा गया है। अब देखिए यहाँ पर 27 से लेके 30 तक जो है ये हमारे क्या है, यहाँ पर ये इसको पढ़ के और फिर वहाँ पर हल करने हैं, यानी कि आपठित गद्यांश के उत्तर देने हैं, ठीक है। तो उसको आप अपने खुद से करिएगा और बाकी ये पूरे के पूरे प्रश्न हो गए एक प्रकार से। और इसमें से करना चाहते हैं आप तो पॉज करके इसको यहाँ पढ़िएगा और इसके प्रश्न जो है ये आप हल कर लीजिएगा।
आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। देखिए हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट जो है वो तैयार हो जाए कम से कम समय में। तो पढ़ते रहिए, वीडियोस को लाइक करिए और बने रहिए चैनल में और अपनी सफलता सुनिश्चित कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।